नमस्कार, 7 बजे की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। सिडनी में बंधकों को छुड़ाने की कोशिशें जारी। भारतीय वाणिज्यिक दूतावास खाली कराया गया। देश भर में रेड अलर्ट। राज्यसभा में अवरोध से अहम बिल अधर में धर्मांतरण पर सदन में प्रधानमंत्री से बयान की मांग, नहीं चला सदन। हवाला मामले में जगन मोहन रेड्डी की 47 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति जब्त। प्रवर्तन निदेशालय ने की कार्रवाई। बर्फबारी और बारिश से गिरा पारा। लेह में पारा 0 से 9 डिग्री नीचे। शीतलहर में इजाफा। 45 ट्रेनें लेट। और 0 पर थोक महंगाई दर। 5.5 साल में सबसे निचला स्तर। रिजर्व बैंक पर बढ़ा ब्याज दरों में कटौती का दबाव। और अब पहली खबर। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर में एक हथियारबंद शख्स ने करीब 14 घंटों से लोगों को बंधक बना रखा है। घटना के बाद से पूरे ऑस्ट्रेलिया में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। भारतीय कंपनी इन्फोसिस का दावा यह है कि इन बंधकों में उसका भी एक कर्मचारी शामिल है। घटना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी चिंता जताई है। सिडनी के मार्टिन प्लेस में बंधकों को रिहा कराने की कोशिशें जारी हैं। लिंड चॉकलेट कैफे के बाहर बड़ी तादाद में सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभाल रखा है। एहतियात के तौर पर कैफे के आसपास की सड़कें बंद कर दी गई हैं। प्रशासन ने मार्टिन प्लेस, सिडनी ओपेरा हाउस, स्टेट लाइब्रेरी और सभी अदालतों को खाली करा लिया है। Our negotiators are extremely experienced and skilled at what we are doing with the negotiation, and if it goes on for a few more hours, it will go on for a few more hours. But as I say, the priority is the safety of those people as well as the safety of everybody in New South Wales. भारतीय समय के मुताबिक सोमवार सुबह हथियारबंद शख्स ने कैफे में मौजूद लोगों को बंधक बनाया। 5 लोगों को इमारत से बाहर आते हुए देखा गया, लेकिन उन्हें बंदूकधारी ने छोड़ा या पुलिस ने रिहा कराया, ये साफ नहीं है। बंधक बनाए जाने के पीछे मंशा क्या है, इस बारे में भी जानकारी नहीं मिल पाई है। प्रधानमंत्री टोनी एबट ने अधिकारियों के साथ बैठक कर ताजा घटनाक्रम पर चर्चा की। Finally, this is a very disturbing incident. I can understand the concerns and anxieties of the Australian people at a time like this, but our thoughts and prayers must above all go out to the individuals. सिडनी में कैफे के पास स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास को खाली करा लिया गया है। सभी कर्मचारी सुरक्षित हैं। भारत ऑस्ट्रेलिया के हालात पर नजर बनाए हुए है। As a preventive measure, in accordance with the local requirements, we have evacuated the staff from the consulate building because it is located about 300 to 400 meters away from where this incident took place. मार्टिन प्लेस सिडनी का बेहद अहम इलाका माना जाता है। यहाँ रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ देश के 2 बड़े बैंकों के मुख्यालय भी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इस बीच ऑस्ट्रेलिया दौरे पर गई भारतीय क्रिकेट टीम की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। ये नहीं, भारत में भी दिल्ली समेत कई और शहरों की सुरक्षा को पहले से बेहतर कर दिया गया है। मेरे साथ खास मेहमान इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। कैप्टन आलोक बंसल, जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं SAISA के। आलोक साहब, स्वागत है आपका। सबसे पहले ये बताइए कि जिस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं पिछले 14 घंटे में, जिस टेंशन से पूरी दुनिया गुजर रही है, जो तनाव देखा गया है, कि क्या वाकई ये इस्लामिक स्टेट का काम है, जो तरीका है इनका आतंक का, दहशत फैलाने का, या फिर अभी शक की गुंजाइश है? देखिए, मेरे ख्याल से अभी शक की गुंजाइश है। ये कहना कि इस्लामिक स्टेट का आतंकवादी है तो मेरे ख्याल से प्रीमेच्योर होगा। पहले कुछ खबरें आ रही थी कि जो उन्होंने बैनर लगाया है वो अल नुसरा का है, तो हो सकता है अल कायदा से एफिलिएटेड हो, क्योंकि सिर्फ भारतीय उपमहाद्वीप में नहीं बल्कि पूरे विश्व में अब एक टसल सी चल रही है अल कायदा और इस्लामिक स्टेट के बीच में कि किसका प्रभुत्व ज़्यादा है और कहाँ है। तो हो सकता है कि जैसा कि अल नुसरा की बात की गई, जो कि अल कायदा का एक वो है, उसका हो। अभी पूरी, हालांकि एक बंधक की बात की जा रही है और काफ़ी लोग अंदर हैं। जो लोग बाहर निकल के आए हैं उनसे भी क्या इंट्रोगेशन से बात हुई, वो भी कुछ अभी तक पूरी तरह से साफ नहीं है। पर जैसा कि मैंने पढ़ा है उसके अनुसार ये लोग भाग के आए हैं।
इनको रिहा नहीं किया गया है बंधक के द्वारा। और जो खबरें आ रही हैं कि उसके बावजूद वो काफ़ी खिसियाया हुआ था, मतलब बच के निकल आए हैं। हाँ, बच के निकल आए हैं, क्योंकि एक अगर हथियारबंद है और काफ़ी लोग हैं तो निकलने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, क्योंकि वो कितने लोगों पे एक साथ नज़र रख सकता है। हालांकि उसने क्या किया है कि सबको बाहर की तरफ फेस करके खड़ा कर दिया है, जिससे कि एक दूसरे से कोई कम्युनिकेशन या आई कांटेक्ट ना रहे, क्योंकि वरना इतने सारे लोग अगर एक साथ हों तो थोड़ा जो बंधक बनाने वाले व्यक्ति के लिए मुश्किल होता है। पर महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि ऑस्ट्रेलिया जैसे राष्ट्र में, जहाँ पे कि मल्टीकल्चरलिज्म है और काफ़ी उदार वातावरण है, इस तरीके का वाक़या होना तो ये दिखला रहा है कि जो साइबर वेव्स हैं उनके माध्यम से ये कट्टरपंथ की जो आग है ये किस तरीके से फैलती जा रही है। कैप्टन बंसल, क्या आपको ये लगता है कि सीधे तौर पर जो कयास हैं, जाहिर है वो हैं ही, ऑस्ट्रेलिया इससे पहले भी शिकार बन चुका है, हम जानते हैं, और शुरू से ही जो वॉर ऑन टेरर अमेरिका कर रहा है उसमें साथ देता रहा है, चाहे वो हथियारों की बात करें, हम सैनिकों की बात करें, टेक्नोलॉजी की बात करें, पैसे की बात करें, हर तरह से अमेरिका का बहुत नज़दीकी क्लोजेस्ट, वन ऑफ द क्लोजेस्ट अलाय रहा है ऑस्ट्रेलिया। क्या ये सीधे तौर पर उस मदद की, उस सहायता की कीमत है, या फिर आपको लगता है कि कुछ होम ग्रोन यानी घर में उगा हुआ आतंक हो सकता है ऑस्ट्रेलिया का? देखिए, मुझे ऐसा लगता नहीं, क्योंकि जिस तरीके का टारगेट है, अगर आप ये देखिए, अगर इराक युद्ध हुआ, उसके बाद अफ़गानिस्तान में लड़ाई हुई, उसको बीते हुए काफ़ी समय बीत चुका है, उसके बावजूद इसका आज होना ये नहीं लग रहा कि उसके कोई बदले की भावना से हो रहा हो। अच्छा। बल्कि ये ऐसा लगता है कि ये वो लोग हैं जो ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी समय से रह रहे थे और उनको इस कट्टरपंथी विचारधारा के द्वारा इंडोक्ट्रिनेट किया गया। यानी होम ग्रोन की तरफ इशारा कर रहे हैं आप? होम ग्रोन मतलब ऑस्ट्रेलियन राष्ट्र के नागरिक जिन्हें साइबर मीडिया के द्वारा ओवरसीज से इंडोक्ट्रिनेट किया गया, जैसे हमारे देश में हुआ। जो लोग, हमारे लड़के जो इराक चले गए, वो भी भारतीय थे लेकिन और सामान्य नागरिक थे, लेकिन उनको इंटरनेट के माध्यम से इस कदर ब्रेन वॉश किया गया, इंडोक्ट्रिनेट किया गया कि वो जाके इराक में लड़ने के लिए तैयार हो गए। और अभी भी कई लोग इस तरीके से जा रहे हैं। तो इसी तरीके की जो कोशिश है वो की जा रही है ऑस्ट्रेलिया में। वरना एक आदमी इतने लोगों को बंधक बनाने की कोशिश करे और आर्म्स एम्यूनिशन लेकर जाए, ये एक बड़े हाई लेवल की मोटिवेशन की तरफ इंगित करता है, क्योंकि जनरली जो इस तरीके की घटनाएं हैं उसमें कम से कम 2 लोग होते हैं सामान्यतः। और अगर एक ही हथियारबंद आदमी है और इतने सारे लोगों को बंधक बना के रख रहा है, तो ये तो बहुत ही हाई लेवल ऑफ मोटिवेशन है। लेकिन ये एक अजीब सा मुकाबला है। आपने भी कहा कि फिलहाल अलकायदा वर्सेस इस्लामिक स्टेट हुआ है, लेकिन क्या आप चूँकि देखते रहे हैं इन मामलों को और तमाम जो स्ट्रेटेजिक अफेयर्स हैं उनकी मालूमात रखते हैं, कि क्या वाकई इस लड़ाई में अलकायदा से साफ तौर पर इस्लामिक स्टेट जीता हुआ नज़र आ रहा है, ज़्यादा दहशत फैला रहा है, ज़्यादा नाम कमा पा रहा है दहशत की दुनिया में? देखिए, ऐसा है कि अगर आप विचारधारा के तौर पर देखें तो इस्लामिक स्टेट के पास कुछ एडवांटेजेस हैं। और पहला तो ये है कि अबू बकर बगदादी अपने आप को सैयद कहते हैं और प्रॉफेट मोहम्मद की फैमिली से अपने आप को बताते हैं। और जैसा कि एक हदीस है कि खलीफा जो है कुरैश से होंगे, तो उनका जो दावा है खलीफा होने का, वो अमीरुल मोमिन मुल्ला उमर के कंपैरिजन में ज़्यादा सशक्त हो जाता है। दूसरा, उनके पास टेरिटरी है, आर्मी है, रिसोर्सेज हैं। और ये सब बातें तब है अगर ये थियोलॉजी अभी भी वैलिड है। हाँ, अगर अभी अगर वैलिड है, मानने वाले लोग हैं। लोग, हकीकत ये है कि हम लोग जो रैशनल लोग हैं भले ही ना माने, पर लोग आज भी इस बिलीफ के ऊपर अपनी जान लुटाने के लिए तैयार हैं। और ये हम देख रहे हैं अफगानिस्तान में भी और इराक में भी, जहां दुनिया भर से लोग आके कर रहे हैं। चलिए, ये तो रही मजहबी पॉइंट ऑफ व्यू की बात कि किस तरह से किताब से वो एक अथॉरिटी लेने की कोशिश कर रहे हैं अपने को। लेकिन इसके अलावा हथियारों के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें, जितने लोग उनके साथ मौजूद हैं, जो मैन पावर उनके साथ है, उसके हिसाब से देखें, जितना एरिया पे उन्होंने कब्जा किया हुआ है उसके हिसाब से देखें, और सबसे बड़ी बात जैसे आपने कहा कि जो सोशल मीडिया है, जो इंटरनेट है, उसके इस्तेमाल के तौर पर आपको लगता है कई कदम अलकायदा से आगे निकल गए? बिल्कुल, इसमें कोई शक की बात नहीं है। जितना क्षेत्रफल उनके अंदर है, और जब से उन्होंने मोसुल पे कब्जा किया है, उनको इस तरीके के हथियार और इस तरीके की रसद मिली है जो उनको अलकायदा से काफ़ी आके जितने हमवीज उनको मिले, एक ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर मिला, गन्स मिली, आर्टिलरी के जो पीसेस मिले, तो अब वो किसी भी देश की
एक मध्य स्तर के राष्ट्र की सेना से ज़्यादा सशक्त है। और यही कारण था कि कुर्दिश पेशमर्गा जो पहले काफ़ी सुदृढ़ थी और काफ़ी अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखा, उसके खिलाफ पहले इस्लामिक स्टेट नहीं जीत पाया। मोसुल को कैप्चर करने के बाद वो पेशमर्गा को पुश करने में सफल रहे। और जब तक अमेरिका ने इंटरवीन नहीं किया तो सिंजर और इरबिल तक भी पहुंचने वाले थे। तो ये तो इसमें कोई शक की बात ही नहीं है कि जिस तरीके का रसद, जिस तरीके का धन, क्योंकि मोसुल के सारे बैंक्स के रिजर्व्स उनके पास हैं, जो गोल्ड उसके अंदर था, डिपॉजिट्स थे, जो पैसे थे, और एक बहुत बड़ा शहर है मोसुल जैसा कि आप जानते हैं, और उसमें काफ़ी रिच, क्योंकि सारी जो ऑयल मनी थी नॉर्दर्न इराक की वो सारी वहीं पे रहती थी बैंक के अंदर। तो उनके पास जो आज जो आला जो रसद है वो काफ़ी ज़्यादा है, और इनसे कम से कम अलकायदा से कहीं ज़्यादा है। क्योंकि कहीं ना कहीं आपको याद होगा जिस तरह से अलकायदा का उदय हुआ, अलकायदा भी आज अगर देखें तो शायद एक संस्था के तौर पर नहीं लेकिन सोच के तौर पर जिंदा है। क्या इस सोच को भी तब्दील कर दिया है IS ने? क्या वाकई अलकायदा, जो लोग एक्सट्रीमिज्म की तरफ, उग्रवाद की तरफ, आतंकवाद की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, क्या वो अब अलकायदा को इंस्पिरेशन ना मानकर IS को इंस्पिरेशन मान रहे हैं? देखिए, कुछ हद तक, पूरी तरह से नहीं, क्योंकि इसी के लिए अगर आप देखें, विशेषकर भारतीय उपमहाद्वीप में अगर आप देखें, अलकायदा जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट जिसका कि घोषणा अयमन अल जवाहिरी को करनी पड़ी, उसके पीछे कारण क्या था? कारण यही था, ये दिखलाने के लिए कि हम इस क्षेत्र में अभी भी सबसे बड़ी ताकत है, बजाय इसके कि इस्लामिक स्टेट। यानी आइडेंटिटी क्राइसिस उनको हो रहा है। बिल्कुल। और उसके बाद अगर आपने देखा, उन्होंने दो बहुत बड़ी घटनाएं की। एक, पाकिस्तान में कराची में उन्होंने एक युद्ध पोत पे कब्जा किया, और फिर उसके बाद जो वागा के पास जो हमला किया, दोनों ये दिखाने के लिए थे AQIS के द्वारा कि हम इस क्षेत्र में, और वागा के पास जो हमला हुआ वो दोनों ही देशों को सिग्नल देने के लिए। यानी आप ये कह रहे हैं कि वाकई अगर देखा जाए इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो IS का दबदबा अभी ज़्यादा महसूस होता है, और कहीं ना कहीं एक पहचान का क्राइसिस अलकायदा के सामने। लेकिन अगर भारतीय उपमहाद्वीप में देखा जाए, अगर साउथ एशिया का हम जिक्र करें जिसमें भारत जिसका हिस्सा है, तो क्या वाकई ये कहेंगे कि भारत के नज़र से देखें तो अभी भी अलकायदा उसके लिए बड़ी चिंता है, बजाय इसके कि IS, चूँकि भौगोलिक दूरी है, इराक में ज़्यादा दूर है, जाहिर है अफगानिस्तान से। बिल्कुल, आज की तारीख में अलकायदा IS से ज़्यादा सशक्त है भारतीय उपमहाद्वीप में, पर टाइड बदल रही है। अगर आप देखें, कल ही लाल मस्जिद के जो खतीब है उन्होंने अपना एलिजियंस जो है अब इस्लामिक स्टेट की तरफ कर दिया। जामिया हफ्जा जो उनकी थी, उन्होंने पहले, तो धीरे धीरे जो है लोग जो है अभी भी पूरी तरह से नहीं जा रहे। जैसे अगर आप उनकी स्टेटमेंट देखें तो वो मुल्ला ओमर और अबू बकर बगदादी दोनों के ही गुणगान कर रहे हैं। किसी तीसरे आदमी के लिए संभव है, पर जो धीरे धीरे जो है जो टाइड है वो इस्लामिक स्टेट के फेवर में शिफ्ट हो रही है। पेशावर में ग्राफिटीज आ चुकी हैं इस्लामिक स्टेट के फेवर में, और तो और गिलगिट में जो कि पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर का है, इस्लामिक स्टेट को वेलकम करने वाली ग्राफिटीज देखी गई हैं। जम्मू कश्मीर में इस्लामिक स्टेट का झंडा कई बार देखा गया है, 1-2 बार देखा गया है। तो ये सब चीजें हैं जो दिखला रही हैं कि इस्लामिक स्टेट की जो आकर्षण है वो अलकायदा से ज्यादा है। कहीं अगर एक दूर दृष्टि से देखने की कोशिश किया, पता नहीं एक वाइल्ड थॉट भी हो सकता है, लेकिन क्या ये जो पहचान का संकट है अलकायदा का, क्या ये भी हो सकता है कि ये अलकायदा से ही हालांकि निकला हुआ है IS, लेकिन इन दोनों को आमने सामने ले आए? क्या ये भी कहीं आप देख रहे हैं कोई पॉसिबिलिटी? देखिए, इराक और सीरिया में तो है ही है, अल नुसरा और इस्लामिक स्टेट के बीच में युद्ध चल रहा है कई जगहों पे, और कई जगह झड़प चल रही थी। लेकिन उसके बावजूद क्या है, एक समय में अलकायदा अनपैरेलल्ड लीडर था इस क्षेत्र में, पूरी दुनिया में। अब धीरे धीरे अगर आप देखें, अल शबाब ने अपना एलिजियंस चेंज कर दिया। कई जो छोटे छोटे संगठन हैं वो अलकायदा का साथ छोड़ के इस्लामिक स्टेट की तरफ जाते जा रहे हैं, क्योंकि इस्लामिक स्टेट के पास जो है थियोक्रेटिक वैलिडेशन जो है ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है, जिसका आपने पहले रेफरेंस दिया। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर इसको एक थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, अगर एक किताबी तरीके से इसको देखने की कोशिश करें, तो क्या वाकई जो मॉडर्न स्टेट है वो इस तरह के आतंकवाद से लड़ने के लिए क्या आपको इक्विप्ड भी नज़र आता है, या वाकई एक ये हारी हुई सी जंग है जो लगातार लड़ी जा रही है और लड़ी जा रही है लगातार, लेकिन ना जीती जा रही है ना हारी जा रही है? क्या आपको लगता है कि जो मॉडर्न स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है वो इस तरह के आतंकवाद से लड़ने में आपको लगता है इक्विप्ड है? सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात यह है कि अधिकांश देश और अधिकांश लोग इसे अभी भी एक लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम समझते हैं, एक सामान्य सिक्योरिटी प्रॉब्लम समझते हैं, जबकि ये जो समस्या है विचारधारा की समस्या है, और इसको काउंटर करना डी रेडिकलाइजेशन का एक प्रोसेस होना चाहिए, जिसमें मीडिया और हमारी जो पाठ्य
क्रम है, इसकी बहुत बड़ी भूमिका हो सकती है। और इसको जो है ये बड़ा स्लो प्रोसेस है और मुझे नहीं लगता कि अभी दुनिया के अधिकतर राष्ट्रों ने इसकी गंभीरता को समझा है। अभी भी कई हमारे लोग आप देखेंगे सुरक्षा विशेषज्ञ सोचते हैं हमने काफी चीजें डील कर ली, इसको भी कर लेंगे, ना बिना रियलाइज करे कि ये एक विचारधारा है और ये कोई बंदूक और बम की लड़ाई नहीं है, ये दिमाग की लड़ाई है। लेकिन अमेरिका ऑस्ट्रेलिया तो इससे निपटेगा जैसे निपटेगा, हम देख रहे हैं पिछले 2 दशकों में उन्होंने क्या किया है। बिल्कुल आखिरी बात ये बताइए कि भारत की जो अभी तक रणनीति नजर आ रही है या वाकई कोई रणनीति है भी या नहीं, वो आपको किस तरह से नजर आ रही है? क्या वाकई हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता कि हम सही दिशा में हैं। हम अभी तक तो मुझे ऐसा लगता है कि अधिकतर हम इसको एक लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम की तरह देख रहे हैं। लोगों ने अब इस बात को रियलाइज करना शुरू कर दिया है कि इसके लिए डी रेडिकलाइजेशन का प्रोसेस होना चाहिए, पर एक मेरे ख्याल से कोई सोची समझी रणनीति पूरी तरह से बन गई हो ऐसा मुझे लगता नहीं। पर मैं देश के ऐसे बड़े फैसलों से वाकिफ भी नहीं हूं और हो सकता है कुछ इस तरीके की रणनीति बनी हो, क्योंकि अगर डी रेडिकलाइजेशन की कोई नीति बनी है और उसके बारे में मुझे जानकारी हो जाती है तो वो नीति खराब है। तो नीति तो ऐसी होनी चाहिए जिसके बारे में जैसे लोग कम से कम संकेतों से तो ये ज्ञान हासिल कर ही सकते हैं कि ऐसा हो रहा है या नहीं। ये थोड़ा जल्दी है, क्योंकि अगर डी रेडिकलाइजेशन की नीति है तो बहुत स्लो एक्टिंग और लंबे समय की नीति होती है, उसमें इतनी जल्दी ये डिसाइड करना कि इस तरीके की कोई नीति बनी है। चलिए, अगर ऐसी नीति होगी तो हमें जरूर पता चलेगा, जमीन पे तो कम से कम उतर के आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया कैप्टन बंसल आपका इस बातचीत में शामिल होने के लिए। तो फिलहाल ये थी हमारी पहली खबर। सरकार और विपक्ष के बीच जारी गतिरोध की वजह से कई अहम बिल अधर में लटकने के आसार नजर आने लगे हैं और सत्र पूरे होने में अब सिर्फ 6 दिन का वक्त बचा है। लेकिन राज्यसभा में सरकार को विपक्ष का भारी विरोध झेलना पड़ रहा है। जबरन धर्मांतरण के मुद्दे पर विपक्षी सांसदों ने आज प्रधानमंत्री से बयान की मांग करते हुए सदन की कार्रवाई नहीं चलने दी। जबरन धर्मांतरण पर रोक के लिए राज्यसभा में एकजुट विपक्ष ने प्रधानमंत्री की तरफ से आश्वासन की मांग की। विपक्ष ने धर्मांतरण शिविरों को देश के धर्मनिरपेक्ष चरित्र पर धब्बा करार दिया। विपक्षी सांसदों ने आगाह किया कि अगर ऐसी घटनाओं को नियंत्रित नहीं किया गया तो देश में हालात बेकाबू हो जाएंगे। हम ये चाहते हैं कि पूरा सदन प्रधानमंत्री की मौजूदगी में एक आवाज में देश को कहे कि भारत गणराज्य, भारत का प्रजातंत्र इसको स्वीकार नहीं करेगा और वो प्रधानमंत्री के रूप में इस पर कार्रवाई करेंगे। The situation in the country is leading to a civil war. For a meaningful discussion, which the opposition wants a discussion. We want the Prime Minister here. That's the difference. विपक्षी सांसदों ने बीजेपी के एक सांसद की आपत्तिजनक टिप्पणी का भी मुद्दा उठाया। उसी डिस्कशन होने के बाद चर्चा करना चाहते हैं आप? 2 माननीय दूसरे हाउस के सदस्य जाकर इस तरीके के भाषण दिए धर्म परिवर्तन के बारे में। लेकिन जो एमपी है सदन के, जो इलेक्टेड है उस पार्लियामेंट में, वो तो आपके हाथ में है। पार्टी के अनुशासन में रखना लोगों को, ये तो आपके हाथ में है। सदन के नेता अरुण जेटली ने विपक्ष पर सदन की कार्यवाही में अवरोध पैदा करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार है। Is the opposition willing for a total ban on religious conversions or a ban on forcible religious conversions? Let them tell us the option. For either of the two options, the government is ready. सरकार और विपक्ष के बीच जारी गतिरोध की वजह से भोजन अवकाश से पहले सदन की कार्यवाही 3 बार स्थगित हुई। भोजन अवकाश के बाद भी गतिरोध जारी रहने पर सदन की कार्यवाही 2 बार स्थगित करनी पड़ी और आखिरकार दिन भर के लिए स्थगित करनी पड़ी। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। टीएमसी ने आज संसद में केंद्र सरकार पर शारदा चिटफंड घोटाले की जांच में सीबीआई के दुरुपयोग का आरोप लगाया। सरकार ने आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि सीबीआई स्वतंत्र तरीके से मामले की जांच कर रही है। राज्यसभा में टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने शारदा चिटफंड मामले में पश्चिम बंगाल के परिवहन मंत्री मदन मित्रा की गिरफ्तारी का मुद्दा उठाया। उन्होंने सरकार पर राजनीतिक बदले की भावना से सीबीआई के इस्तेमाल का आरोप लगाया। The president of the BJP is writing the script for the CBI. He is making the prediction. Bring an allegation against a person who cannot come and defend you. राज्यसभा में सदन के नेता अरुण जेटली ने इस मामले में टीएमसी के आरोपों से इनकार किया। उन्होंने कहा कि मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो रही है। There is no question of government or any political leader being involved in what the CBI is doing. The case he is referring to is a case which is being monitored by the Supreme Court of India, and the CBI in this case,
acts independently and reports the matter only to the Supreme Court of India. The government has nothing to do with this matter. लोकसभा में भी इस मुद्दे पर सरकार के जवाब से असंतुष्ट टीएमसी सदस्यों ने सदन से वॉकआउट किया। संसद परिसर में भी पार्टी सांसदों ने सोमवार को विरोध प्रदर्शन किया। शारदा चिटफंड मामले में सीबीआई अब तक टीएमसी के 3 नेताओं मदन मित्रा, सृंजॉय बोस और कुणाल घोष को गिरफ्तार कर चुकी है। प्रणब गोस्वामी के साथ कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। केंद्र सरकार ने माना है कि आईएस के लिए ट्विटर अकाउंट चलाने के आरोपी मेहदी मसरूर विश्वास का कसूर ऑनलाइन प्रचार सामग्री को पोस्ट करने का है, लेकिन अभी तक इस बात के सबूत नहीं मिले हैं कि उसने आईएस के लिए नौजवानों की भर्ती की या नहीं। संसद में एक बयान के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने यह भी बताया कि ट्विटर पर मेहदी को फॉलो करने वाले 60% गैर मुस्लिम लोग हैं। लगभग 24 वर्षीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि जांच में ये पता नहीं चला है कि मेहदी मसरूर आईएस के लिए नौजवानों को भर्ती करने की कोशिश कर रहा था। लोकसभा में राजनाथ सिंह ने बताया कि ये युवक आईएस की प्रचार सामग्री को अरबी से अंग्रेजी में अनुवाद करके अपने ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट करता था। मेहदी विश्वास से की गई पूछताछ से यह पता चला है कि उसकी गतिविधियां आईएस समर्थक सामग्री को अपने ट्विटर अकाउंट और सोशल मीडिया साइटों पर पोस्ट तथा रीपोस्ट करने तक सीमित थीं। गृह मंत्री ने बताया कि मेहदी को ऑनलाइन फॉलो करने वालों में अधिकतर पश्चिमी देशों में हैं। पूरे प्रकरण की पूछताछ के दौरान मेहदी ने यह खुलासा किया कि उसके ट्विटर अकाउंट को देखने वाले 60% से अधिक लोग पश्चिमी देशों के गैर मुस्लिम लोग थे और उसके अधिकांश मुस्लिम फॉलोअर्स पश्चिमी देशों विशेष रूप से यूनाइटेड किंगडम के थे। बेंगलुरु पुलिस ने कहा है कि ट्विटर से इस शमी विटनेस नाम के अकाउंट के बारे में और ज्यादा जानकारी मांगी गई है। इंग्लैंड के चैनल 4 में प्रसारण के बाद शनिवार को बेंगलुरु से मेहदी मसरूर की गिरफ्तारी हुई थी और फिलहाल वो 5 दिनों की पुलिस हिरासत में है। श्याम सुंदर, राज्यसभा टीवी। प्रवर्तन निदेशालय ने वाईएसआर कांग्रेस प्रमुख जगन रेड्डी की 47 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति कुर्क कर दी है। हवाला से जुड़े आरोपों के सिलसिले में ये कार्रवाई की गई। ये संपत्तियां साक्षी, जननी इंफ्रास्ट्रक्चर और जगती पब्लिकेशन से जुड़ी हैं। संपत्ति कुर्की के बाद इन्हें ना तो बेचा जा सकेगा और ना ही इन्हें लीज पर दिया जा सकेगा। और इसी के साथ अभी के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।